बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 जुलाई और दिन है मंगल का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। 9 मई के मुकदमात के जो फैसले हैं वो सुनाने का आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ सरगोदा से हुआ है, जहां पर आज 39 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान, इनको 10-10 साल की जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई हैं। लेकिन इन सज़ाओं के बाद 9 मई का जो बयानिया था या 9 मई की जो बुनियाद थी, इन फैसलों के बाद वो बुनियादें जड़ से उखड़ गई हैं और ये बयानिया अपनी मौत जो है वो मर चुका है। कुछ ऐसे फैक्ट्स और ऐसे ब्लंडर्स आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा कि कोई भी जी शऊर जो शख्स है वो इन ब्लंडर्स को सुनने के बाद हंसेगा कि ये क्या जो केस के फैसले हैं वो सुनाए गए हैं। और ये केस जब हाई कोर्ट्स में चैलेंज होंगे ना, तो पहली समात में भी ये नहीं टिक पाएंगे। अगर वहाँ पर जो है वो पिक एंड चूज जो जजेस किए गए हैं, उन जजेस के अलावा हल्फ से वफा करने वाला और आज़ाद जज जो है अगर इन केसेस को सुनेगा। पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि जज हैं जी नईम शेख साहब, उन्होंने ये सरगोदा ATC के जज हैं, उन्होंने ये फैसले सुनाए हैं। और उनसे पहले जज अब्बास साहब थे, जो वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनके पास ये केसेस थे। और उन्होंने उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक को यह लेटर लिखा था जी कि उनके ऊपर ताकतवर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वो कोई भी दबाव कबूल नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ जी, उनको वहाँ से तब्दील किया गया। तब्दीली के बाद जस्टिस नईम शेख साहब जो हैं वो आते हैं और फिर उसके बाद सज़ाएँ सुना दी जाती हैं। और 39, जिनमें से 3 तो रहनुमा हैं, बाकी कारकुनान हैं, जिन्हें 10-10 साल की जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई हैं। बहरहाल जो ब्लेंडर्स हुए हैं, जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ जी कि 9 मई आज जो है वो इन फैसलों के बाद जो बयानिया था वो गर्क हो गया है, वो आपको समझ आएगा कि कैसे। सबसे पहले तो जी पहला जो फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ जी, जो FIR दर्ज की गई है, जो मुकदमात जो है वो चले गए, और इसमें सरगोदा के भी हैं और कुछ जो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ओवरऑल भी, क्योंकि पूरे मुल्क की अदालतों में ये ऑलमोस्ट ये जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। तो उनमें जो ये एक जो है वो जोक आप इसको कह लें या आप कहें कि इस इंसाफ के सिस्टम के ऊपर मातम आप कह लें, इन फैक्ट्स के सामने के आने के बाद पहला तो ये है जी कि जो FIR थी ऑनलाइन, 115 नामजद थे और 250 से 300 नामालूम अफराद के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने थाने पर हमला किया और जो फायरिंग है वो की है। लेकिन इस केस के थाने के रिकॉर्ड में ना ही कोई दरख्वास्त मौजूद है और ना ही रजिस्ट्रार में कोई जो FIR है वो मौजूद है। यानी कि पहला फैक्ट तो ये है। ये सिर्फ इन सज़ाओं जो हुई हैं इनसे रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल जितने भी ये 9 मई से रिलेटेड जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं, उनमें से मैं ज़ाहिर सी बात है अगर वो आपको हवाला देता रहूँ कि ये इस केस का और इस केस में तो वो बहुत लंबी मामलात हो जाएंगी। सिर्फ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जी कि इन सारे मुकदमों में ये ब्लंडर्स हुए हैं कि ऑनलाइन FIR जो है वो होती है और फिर उसके बाद रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना ही कोई FIR मौजूद है और ना ही कोई इस पर दरख्वास्त मौजूद है। पहला ब्लेंडर। फिर इसी में जी एक और ब्लेंडर ये भी आया कि आधी रात को FIR होती है और जो दरख्वास्त है वो अगले दिन सुबह होती है, दी जाती है। अब आप ये देखें कि दरख्वास्त बाद में दी जा रही है और मुकदमा जो है वो पहले हो रहा है। ऐसे होता है क्या? पहले दरख्वास्त दी जाती है, शिकायत की जाती है, फिर उसके बाद मुकदमा जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें अदालत के सामने आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत जो है वो आंखें बंद कर देती है। जिन 39 अफराद में से 36 अफराद को सजाएं सुनाई गई, इनका केस से कोई ताल्लुक इनका केस में कोई किरदार ही दर्ज नहीं था। सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि ये मौके पर मौजूद थे। अच्छा, मौके पर मौजूद थे, इन्होंने वहाँ पर क्या किया था? मौके पर मौजूद थे, कोई किरदार ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। लेकिन उसके बावजूद कितने साल की सज़ा? 10 साल की सज़ा। मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, तफ्तीशी अफसर को ही नहीं मालूम, ये बस मौके पर मौजूद थे। मौके पर मौजूद थे भी या नहीं थे ये भी किसी को मालूम नहीं। कोई CCTV फुटेज दिखाई गई? क्या मौके पर मौजूद होना उसका मतलब ये है कि गुनाह में ये शामिल है और तफ्तीश कर ली है और इनको जो 10 साल की सज़ा है वो सुना दी गई है? और फिर इस चीज़ को भी तो इस्टेब्लिश किया जाए ना जी कि मौके पर ये मौजूद भी थे या नहीं थे, लेकिन 10 साल की सज़ाएं। बाकी 3 अफराद कौन से हैं जी? जो मलिक अहमद हैं, अहमद चट्टा हैं और बिलाल एजाज हैं, इनको साजिश के इल्ज़ाम पर सज़ाएं सुनाई गई हैं। और ये वही साजिश का बयानिया है जो तमाम
49 FIRs में दोहराया गया है। अच्छा, ये भी बड़ा एक मज़े का किस्सा है जी कि कहा जा रहा है जी कि साजिश इन्होंने की है, इस वजह से इनको जो सजाएं वो सुनाएगी। इनका भी कोई किरदार दर्ज नहीं है, बस ये जी साजिश की है, इन्होंने जो साजिश है वो की है। और साजिश के हवाले से एक और बात आपको बताता चलूँ जी कि जो ये इमरान खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है ना जी कि जवान पार्क में बैठकर इमरान खान साहब ने कोई मीटिंग की थी और उस मीटिंग में एक जो एहलकार है सरकारी वो पहुंच गया था और उसने सारी जो साजिश है वो सुन ली थी और फिर उसके बाद जो FIRs हैं दर्जनों वो दर्ज की गई थी। तो ये भी अब अज खुद एक जो है वो मजाकिया सी जो कहानी है वो लगती है कि आखिर वो जमान पार्क में वो जो शख्स है वो पहुंच कैसे जाता है। अगर इमरान खान साहब ने कोई मीटिंग भी की है तो वो तो PTI रहनुमाओं के साथ की है, तो कोई शख्स ऐसे ही वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और सारी की सारी जो बातें हैं वो सुन लेता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और इमरान खान साहब जो है वो ये साजिश करते हैं। और फिर मज़े की बात यह है जी कि मुख्तलिफ इलाकों में चूँकि ये FIRs दर्ज की गई हैं, सरगोदा में या मियाँ वाली कह लें या फैसलाबाद वगैरह में, तो वो जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन सारी FIRs में या उनकी डिटेल्स के अंदर जो नाम लिए गए हैं कि उस मीटिंग के अंदर कौन मौजूद था या कितने अफराद मौजूद थे वो डिफरेंट था। मिसाल के तौर पर आपको मैं इसकी जो एक एग्जांपल है वो भी शेयर करता हूं जी। यानी कि हर शहर में साजिशी मीटिंग में शुरका की जो तादाद थी वो मुख्तलिफ बताई जाती थी। लाहौर में जी 15, फैसलाबाद में 44, सरगोदा में 14, गुजरांवाला में 58। ये तजाद जाहिर करता है जी कि गवाहान ने बयानात पर केस की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो घड़े गए हैं। तो ये एक अजीब सी जो कहानी है जी वो सामने, ये एक और बड़ा ब्लडर है जी जो कि इन मुकदमों के अंदर किया गया। अच्छा, फिर इसके अलावा जी अगला ब्लडर आपके साथ शेयर करते हैं। 3 पुलिस को अदालत में पेश किए गए जिन्होंने मौके पर मौजूद होने का दावा किया। एक कहता है कि गेट और सीमेंट के पिलर तोड़कर अंदर आए, दूसरा कहता है कि गेट खुला हुआ था सीधा अंदर आ गए, तीसरा कहता है साइड गेट से आए। तो ये 3 पुलिस गवाहान हैं और इन तीनों ने गवाही दी है और तीनों की जो गवाही है वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है। लेकिन आप देखें ना कितने बड़े बड़े ब्लंडर इसमें सामने आए हैं। इन ब्लंडर्स के बावजूद सजाएं जो है वो सुना दी गई हैं। ब्लंडर्स के बावजूद अब ये कौन मानेगा, कोई भी जी शऊर जो आदमी होगा, जो शख्स होगा, उनके सामने आप ये आम आदमी के सामने आप ये रखेंगे ना तो वो भी कहेगा कि ये क्या आप मजाक जो है वो कर रहे हैं। लेकिन एक अदालत के जज साहब जो हैं वो ये केस चलाते हैं और फिर उसके बाद जो सजाएं हैं PTI के वो सुनाते हैं। तीनों कहते हैं कि हम 200 मीटर दूर खड़े थे, जब गेट टूटा तो बिजली मुनक़ता हो गई और हम कुछ नहीं देख सके। इसके बावजूद तीनों ने दावा किया कि 115 अफराद को शनाख्त कर लिया है। अच्छा, जब गेट टूटा, बिजली कट गई और हम कुछ देख नहीं सके। अच्छा, आप कुछ देख नहीं सके तो फिर आपने कैसे अफराद को जो है वो शनाख्त कर लिया। अच्छा, यहाँ पर तो 115 अफराद लिखे ना, आप 115 अफराद को तो एक टाइम पर शनाख्त कर ही नहीं सकते ना। आप छोड़ें, आप मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल के साथ समझाऊं। आप एक हॉल के अंदर 115 लोगों को जमा करें, 100 लोगों को जमा करें और एक बंदे को वहाँ पर बिठा दें। उनसे कहें कि बारी बारी वो सारे 100 लोगों को देखे 5-5 सेकंड के लिए और फिर उसके बाद वो सारे लोग उसके सामने दोबारा लाए जाएं और बीच में कुछ वैसे भी मिक्स कर दिए जाएं। उनसे वो कहे जी कि ये आप 150 बंदे हैं, इन 150 बंदों में से आप वो बंदे शनाख्त कर लो जिनको अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है। तो 100 बंदे वो फिर भी शनाख्त नहीं कर पाएगा। मतलब इतनी कोई इंसान की मेमोरी नहीं होती है। और उस दौरान जो तोड़ फोड़ हो रही थी उस टाइम तो एक वो कैफियत भी थी ना कि भागदड़ जो है वो मची हुई थी और वो शख्स जो है वो इतने गौर से एक एक बंदे को पहचान रहा, जैसे कि उसकी तस्वीरें जो है वो ले रहा है और अपने जहन के अंदर बिठा रहे। इतना टाइम होता है उसके पास, अगर एक हॉल के अंदर आपको बिठा के भी इस तरह से किया जाए तो आप फिर भी 100 बंदों को शनाख्त नहीं कर सकते हैं, फौरी बात अगर करना पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने लोग जो हैं वो शनाख्त करते हैं जी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जी अगला आपको ब्लंडर जो है वो बताते हैं जी। अच्छा, सबसे बड़ा ब्लंडर जी वो ये था जी कि इमरान खान साहब ने जो प्लानिंग के हवाले से इमरान खान साहब पर लगाया गया जी इल्ज़ाम, खान साहब ने प्लानिंग की है और वो हमारे जो अफसर थे जी वो किसी तरीके से उस मीटिंग में घुस गए और उन्होंने सारी जो प्लानिंग है वो सुन ली। अच्छा, उन अफसर साहब के हवाले से ये बाद में इंकशाफ हुआ जी कि वो तो उस दिन ड्यूटी पर ही मौजूद नहीं थे।
और उनका जो रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड था, अगर उस रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो उसमें भी उनकी जो हाज़िरी है वो नहीं लगी, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उस दिन उनकी गैर हाज़िरी के ऊपर उनकी अच्छी खासी जो क्लास थी वो हुई थी जी, कि आप गैर हाजिर जो है वो क्यों हुए। और वो ड्यूटी पर ही नहीं थे उस दिन, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस मीटिंग के अंदर चले गए और बड़ी आसानी के साथ उस मीटिंग के अंदर भी वो चले गए। और फिर पीटी रहनुमाओं के साथ, इमरान खान साहब के साथ बैठ कर तो उन्होंने सारी, जो खान साहब ने उनको कान में बता दी कि ये जो है वो मैं करने जा रहा हूँ, और उनको पता चल गया और वापस आकर उन्होंने सब कुछ जो है वो तोते की तरह बता दिया। मतलब पहले तो आप ये सोचें ना कि वहाँ तक उनको एक्सेस किस तरीके से मिल गई, ऐसे ही तो नहीं मिल सकती ना एक्सेस, जो पुलिस अफसर वहाँ तक जो है वो चला गया है। अच्छा, फिर इसी तरह से जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी इल्ज़ाम है, और लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उस दिन थे कराची में। अब अगर वो कराची में थे तो वो ज़मान पार्क में कैसे जो साजिश है वो रचा सकते हैं, या इमरान खान साहब ने उनको कोई जो हिदायत है जी वो उस साजिश में वो मीटिंग के अंदर मौजूद हो सकते हैं। वो तो थे ही कराची के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल से वो जेल में है। क्यों जेल में है, रीज़न सबको पता है जी, कि वो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन भी इसी तरह से एक मुकदमे में पूछा गया जी तफ्तीशी से, कि बहुत सारे लोगों ने मजम्मत की और उसके बाद वो मुकदमों से भी छूट गए और बाकी सारी चीज़ें उनके ऊपर ख़त्म हो गई, तो क्या आपने उन लोगों से तफ्तीश की? कहा गया जी नहीं जी, उन लोगों से तो हमने तफ्तीश ही नहीं की। मतलब आप देखें, जिन्होंने मजम्मत कर दी वो तो छूट गए, और यास्मीन राशिद साहिबा जिनके हवाले से वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रही जी कि आगे नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, अगर कोई गया भी है तो वापस आ जाए, पुरअमन एहतजाज करना है, उनको तो सबूत मौजूद है जी कि वो तो रोक रही हैं, लेकिन वो भी 2 साल से जेल के अंदर ही हैं। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के साथ डट कर जो है वो खड़ी हुई हैं। फिर इसी तरह से जी यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर इल्ज़ाम है जी कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी का बेसिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया, तो वो वीडियो सबूत मौजूद है। फिर जितने भी ये सारे मुकदमे हो रहे हैं, अभी तक कोई वीडियो सबूत उस तरह से सामने नहीं लाया गया जी कि देखा जा सके। मतलब बहुत थोड़े से एक वो वीडियो जो है वो चलाई गई थी। इमरान खान साहब यही कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लेकर आएँ। फिर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जिस गिरफ्तारी के बाद ये सारा सीन हुआ, तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी कि जो गिरफ्तारी है ये जायज़ नहीं थी, ये गलत थी, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के अंदर से। तो जिस वजह से एहतजाज किया गया वो वजह तो फिर ठीक ही थी ना, कि इस वजह से किया गया। फिर उसके बाद भी इमरान खान साहब कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाएँ, जो गुनहगार है, जिसने किया है जुर्म, उसको बेशक जो सज़ाएँ हैं वो दे दें, लेकिन इतने सारे लोगों को उठा लेना, पकड़ लेना। फिर इसी तरह से जी एक और बड़ा ये मैं सुन रहा था, एक केस के दौरान ही एक शख्स को पकड़ा गया है, वो मौजूद थे सियालकोट में, लेकिन उनको लाहौर वाले मुकदमे के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। तो ये सारे जो ब्लेंडर्स हैं जी वो हुए हैं, और इन तमाम ब्लेंडर्स के बावजूद ये जो आज जो सज़ाएँ सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, सरगोदा से हुआ है, अब फैसलाबाद में भी बड़ी तेज़ी से मुकदमे चले हैं, लाहौर में भी हैं, और चीफ जस्टिस आया अफरीदी साहब ने ही कहा था जी, डेडलाइन दी थी कि गालबन 4 महीनों की, उसके अंदर अंदर आपने जो फैसले हैं वो सुनाने हैं। तो सरगोदा से जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब 9 मई में आगे भी जो फैसले हैं वो सुनाए जाएंगे, तो उनमें भी आप देखेंगे कि इसी किस्म के जो ब्लेंडर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। एक पॉइंट, 2 पॉइंट जो है वो आपके सामने आता रहेगा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी ब्लेंडर के हवाले से। अच्छा, दावा किया गया कि रजिस्ट्रार और कंप्यूटर जला दिए गए हैं। फिर कहा गया कि एफआईआर एक प्राइवेट लैपटॉप पर लिखी गई। कहा कि नए रजिस्टर में एफआईआर लिखी, मगर ना वो रजिस्टर अदालत में पेश किया गया और ना वो दरख्वास्त जिसकी बुनियाद पर एफआईआर लिखी गई, यानी एफआईआर की कोई कानूनी बुनियाद आज तक पेश नहीं की गई। अच्छा, जब एफआईआर नहीं मिली ना, तो रजिस्टर जो कंप्यूटर थे वो तो जल गए जी। वो ऐसे ही होता है ना, रिकॉर्ड फिर जल जाते हैं जब मतलब है कि रिकॉर्ड ना होना, फिर रिकॉर्ड जल जाते हैं। पहले कहा गया जी रिकॉर्ड जल गया जी, हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है। जब मांगा गया कहा गया जी दिखाएं जी एफआईआर और दरखास्त वगैरह, वो है ही नहीं। अच्छा, फिर कहा गया जी नहीं वो है, अब मिल गया है, वो एक प्राइवेट रजिस्टर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर लिखी थी। अच्छा, फिर उसके बाद वो भी अदालत में जो है वो पेश नहीं किया गया, और जिस बुनियाद पर वो, जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर एफआईआर लिखी गई वो दरख्वास्त क्या है जी, वो ही कोई नहीं। यानी कि वो जो एफआईआर, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जिसकी बुनियाद पर आगे सारा मुकदमा चलता है, वो है ही नहीं, और आगे मुकदमा भी चल गया और उसके बाद जो सज़ाएँ हैं वो भी हो गई हैं। तो ये जी आज जो है वो जो इंसाफ है, आप यूँ कहें कि उसका आज जो जनाजा है वो उठ गया है। 10-10 साल की जो सज़ाएँ हैं वो हो गई हैं। पर मेरा ख्याल ये है कि आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या पंजाब की जैसा लाहौर हाई कोर्ट या दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं,
जब वहाँ पर ये केसेस आएंगे तो अगर कोई आज़ाद जज इन केसेस को सुनता है जो हल्फ से वफा करने वाला है, तो ये एक समात की मार है ये केसेस। अदरवाइज पिक एंड चूज़ करके जजेस लगाए गए हैं। जो जज हैं नईम साहब जिन्होंने आज ये सुनाए हैं, सज़ाएँ सुनाई हैं, ये भी जज अब्बास जो हैं वो सुना नहीं रहे थे, वो बल्कि कह रहे थे मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी जगह पर इनको लाया गया और फिर ये जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई। राय का कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।